अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये कंटेंट है हेमेटोलॉजी का, जो मतलब बेसिकली ब्लड फिजियोलॉजी का कंटेंट है, वो बीआरएस में नहीं है हमारे पास, और हमारे पास कैप्लान में भी नहीं है। तो हम जो है मेन कंटेंट जो है वो गाइडेंस से कवर करेंगे, और साथ में फिर हम जो फर्स्ट एड का हेमेटोलॉजी वाला पोर्शन है वो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली आपका पहले कॉन्सेप्ट बनाऊंगी हीमोस, और उसके बाद जो है हम उसमें जो उसकी डिजीजेज हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज का दिन हमारा जो है वो हम जो स्टार्ट करें ब्लड ब्लड फिजियोलॉजी, वो हीमोस्टेसिस से स्टार्ट करें, यानी कि हम जो है आज के सेशन में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। ठीक है। और कोगुलेशन पाथवे। अच्छा जी, आई थिंक सो कि इसके लिए हम थोड़ा सा मैं अपना पेस स्लो रखूंगी, ताकि जो है ना आप लोग को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो जाए। वंस यू विल बिल्ड द कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको जो है ना फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर हम अगर फास्ट ट्रैक पे भी जाएंगे तो। ठीक हो गया। आपके कोई इनिशियल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ताकि फिर जो है ना मैं उस हिसाब से करूं। अदरवाइज आई वांट कि मैं इस टॉपिक को, अगर हमारे आज तीसरा सेशन भी कनेक्ट होता है तो हम 3 सेशन में आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इन डिटेल। मेरा फोकस आज सिर्फ हीमोस्टेसिस पे ही है। आपका कोई ओके, कोई आपके इनिशियल और किसी का कोई क्वेश्चन है जिसपे वो ज्यादा फोकस करना चाहता है रिलेटेड टू हीमोस्टेसिस? अच्छा, अब मैम जो सबसे पहले जो कॉगुलेटरी डिसऑर्डर्स है ना, उनसे हम्म। थोड़ा सा जो है ना जी। पीटी एपीडीटी जिसमें इंक्रीज होते हैं डिक्रीज, हम्म। तो उसका थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। और उससे हम्म। रिलेटेड रफी में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वो डिस्कस करेंगे जब आप पढ़ाएंगी ना, तो उसके रिलेटेड। ओके, ठीक हो गया, दैट्स गुड इनफ, क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि जो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं या हमें लग रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या नहीं है, तो हम उसको जो है वो जरूर डिस्कस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट विद द रफी। ठीक है। तो पहला हमारा ये होगा कि वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि फिनोमेना क्या है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बहुत बेसिक से अब स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि जिनको अगर बेसिक्स का इशू भी है तो वो भी उस चीज को कैच कर लें। देखो, हीम का मतलब होता है ब्लड। ठीक है। हम फिजियोलॉजी में 2 टर्म है जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आध एमसीक्यूज में टाइपो एरर भी है, तो उधर भी हम जाके फिर ना उसको कंफ्यूज करेंगे। एक है होम्योस्टेसिस, एक वर्ड है होम्यो। ठीक है। होम्यो का मतलब होता है सेम। ठीक है। स्टेसिस का मतलब भी सेम होता है। बेसिकली होम्योस्टेसिस जब हम पढ़ते हैं तो ये हम बात करते हैं कि बॉडी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, यानी उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो चीजें जिस क्वांटिटी में है वो उसी क्वांटिटी में रहें। पूरी बॉडी की यही कोशिश होती है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप किसी पेशेंट को देखते हो तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या कराते हो? फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार इसको इसका सोडियम कम है। ठीक है। तो आप क्या कराते हो? आप कहते हो कि यार इसके इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है इसका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, कम है, तो आप क्या करते हो? उसके ग्लूकोज करा लेते हैं। ठीक है। आप क्या बेसिकली देख रहे हो? आप ये बेसिकली देख रहे हो कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है उसमें आयंस के बैलेंस जो है, या आयंस के अलावा जो है और जो है और जो है बैलेंस जो है वो मेंटेन है कि नहीं है, दैट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है। मैं क्यों इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रही हूँ? बिकॉज के आगे जब एमसीक्यू आएंगे तो आप हीमो और होम्यो में बार बार कंफ्यूज होने की कोशिश करोगे। कुछ टाइपो एरर्स हैं जहाँ पे होम्यो का वर्ड होना चाहिए जहाँ हीमो लिखा हुआ है, एंड यू गेट कंफ्यूज विद दैट। ठीक है। हीम का क्या मतलब होता है? हीम का मतलब होता है ब्लड। ठीक है। ब्लड का स्टेस होना, ब्लड का रुक जाना, इसका मतलब क्या है फिजियोलॉजी में? इसका मतलब ये है, या हम अपनी टर्म में देखें तो इसका मतलब क्या है? ब्लीडिंग का रुक जाना। ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी नो कि इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर कोई बंदा ब्लीड करता रहेगा, चाहे उसका वुंड छोटा सा ही क्यों ना हो, तो वो ब्लीडर अगर नहीं रुकेगा तो उस ब्लीडर में इतनी कैपेसिटी होती है कि उस ब्लीडर से पूरी बॉडी का ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है। सो इट्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल के किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही है डैमेज वेसल से तो वो अरेस्ट हो। अब इसके 3 मेन फिनोमेनाज हैं। यू कैन से दैट द 3 स्टेप्स आर देयर। ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? जो भी वेसल जब डैमेज होती है, ठीक है, तो वी नो के वेसल्स दे आर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स।
ठीक है। तो उन वेसल्स के अंदर जो है वो स्पाजम, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका, उनके मसल में स्पाजम क्रिएट होता है एंड वो उस पैसेज को नैरो कर देती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है नर्वस रिफ्लेक्स, अगेन एमसीक्यू। ठीक है। अगेन जो वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नर्वस रिफ्लेक्स, लोकल जो नर्वस रिफ्लेक्स होते हैं, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, हमने पिछले दिनों कोई एमसीक्यू में इस तरह से पढ़ा भी था सिंपैथेटिक का, किसी ने मुझसे पूछा भी था। सो नर्वस रिफ्लेक्स अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजो कंस्ट्रिक्शन। और तीसरा क्या है कि लोकल जो डैमेज टिश्यू से जो लोकल फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो भी वेजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो सबसे पहला फिनोमेना जब भी कोई वेसल डैमेज होगी तो उसमें फिनोमेना ऑफ द वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक हो गया। यानी कि वो जो पैसेज जो कि बड़ा सा था उसको नैरो करने की कोशिश की गई ताकि ब्लीडिंग वहां से कम हो। ये पहला फैक्टर है जो वहां होगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर, ठीक है, वो होगा प्लेटलेट एक्टिवेशन या प्लेटलेट प्लाक फॉर्मेशन। ठीक है। प्लाक फॉर्मेशन भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब प्लेटलेट प्लाक फॉर्मेशन जो है, सही है, ये क्या करेगा, वो जो एरिया नैरो हो गया है उसको आगे जाके प्लग कर देगा। ठीक है। और वो प्लग क्या करेगा, उस ब्लीडिंग को रोक देगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस प्लग इज सफिशिएंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, तो आपका क्या ख्याल है, फिर कोगुलेशन की जरूरत होगी? जी, नो। नो मैम। नहीं होगी ना। तो इट मीन्स के ये भी हो सकता है कि कोगुलेशन की जरूरत ही ना पड़े और प्लग ही अपना काम कर दे। ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप सब ने डेंगू का पेशेंट देखा होगा, आपने सब ने डेंगू का पेशेंट नहीं देखा होगा, आपने थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट देखा होगा जिसके प्लेटलेट्स कम है। ठीक है। आप देखते हो कि उसकी स्किन पे ऐसे डॉट डॉट पट्टी बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन यस जाते हैं। मैम। अब वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो रेस्ट पे होता है। ठीक है। उससे हम कोई कौन सा, कोई जाके ये थोड़ी कह रहे होते हैं जाके जो है ना तुम जो है ना बाहर धूप में जाके जो है ना जमीन खोदो, कुछ भी नहीं कर रहा होता, बट स्टिल उसके पे टीके बन रहे होते हैं। और हम क्या डर रहे होते हैं, हम ये डर रहे होते हैं कहीं से ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। एग्री? ऐसा ही है। हमें यस क्या डर मैम। होता है? ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं। ठीक है। वो कर कुछ भी नहीं रहा, स्टिल स्टिल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी में डेली, हम सब की बॉडी में डेली जो है वो डेली के डेली जो है छोटे छोटे पंचर्स हो रहे हैं वेसल्स के अंदर, क्योंकि हमारी वेसल्स जो स्मॉल कैपिलरीज है वो बहुत नैरो है। ठीक है। और हमारे प्लेटलेट जो हैं उनको प्लग किए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। लेकिन जब वो प्लेटलेट्स की काउंट कम होती है तो हमें फौरन से पता चलता है इन द फॉर्म के भाई पट्टीके बन गए। यू गेट द पॉइंट? यस मैम। ठीक है। दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी कि हमारी बॉडी में डेली पंच, ये नहीं है कि हम गिरेंगे हमारे घुटने जख्मी होंगे तो ही इंजरी होगी, या हमारी हाथ छुरी से कटेगा तो ही ब्लीडिंग होगी। हमारी, हम सब की बॉडी में डेली स्मॉल पंचेस हो रहे होते हैं, वो थाउजेंड्स टाइम्स हो रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन थैंक्स टू प्लेटलेट्स के वो क्या करते हैं, हमें बताए बगैर उनको प्लग कर लेते हैं। वो प्लग कर लेते हैं, फिर क्या होता है वहां पे रीवेस्कुलाइजेशन हो जाती है। मीन जो एंडोथेलियल डैमेज होता है वो बहुत फ्रेजाइल होती है ना कैपिलरीज की वॉल्स, तो वो कैपिलरी फिर रीजनरेट कर जाती है, वो प्लेटलेट वहां से डिजॉल्व हो जाते हैं, काम उनका खत्म हो जाता है। ठीक है। सो द फर्स्ट फिनोमेना इज वेस्कुलर contraction, second phenomena is a platelet plaque formation, and if that is not sufficient, ठीक है, if that is not sufficient to seal the puncture, ठीक है, ऑब्वियसली पंचर जब बड़ा है, फॉर एग्जांपल कट लग गया है, अब कट जो है वो बाहर की इंजरी है, ठीक है, तो फिर तीसरा फिनोमेना जो इसमें एड ऑन करता है दैट इज द क्लॉट फॉर्मेशन। अगर ये भी सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ आता है तो हम क्या करते हैं, मैम स्टिचेस। स्टिचिंग करते हाँ हैं। हम अब स्टिच कर देते हैं, यहाँ वो अप्रोक्सीमेट वाले, अब हमारे पास वो जो प्रेशर बैंडेजेस भी आ गए, है ना, कि हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं कि स्टिच भी ना करना पड़े उसको करके, और हम उसको सील कर देते हैं कि ब्लीड वहां से रुक जाए। ठीक है। लेकिन क्या हम हर पेशेंट को स्टिच करते हैं? नो मैम। नहीं करते ना। क्या देखते हैं हम, क्या देखते हैं, वूंड का साइज कितना है, बड़ा कितना है, डीप कितना है। ठीक है। अगर सुपरफिशियल है, इवन बड़ा भी है, तो हम कहते हैं प्रेस करके रखो, ठीक है, खुद ही सील हो जाएगा। एग्री? लेकिन अगर यस। डेप्थ यस ज्यादा है, मैम। उसने ज्यादा लेयर्स को कट किया है, तो हमें पता है कि अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है बहुत टाइम लेगा, और इतने टाइम में पेशेंट इतना ब्लीड करके उसको डैमेज हो सकता है, तो हम उसको भी सील कर देते हैं, वो क्लॉट से करते हैं या जिस भी मैकेनिज्म से हम उसको, चाहे फिर थ्रेड से करते हैं, जो भी मैकेनिज्म यूज करते हैं हम करते हैं कि भाई उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक हो गया?
यस, ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज? ये आपको 3 बेसिक स्टेप समझ में आ गए? यस मैम। ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये होता है, अब मैं आ जाऊंगी मेरे ख्याल में बेसिक क्वेश्चन, हमें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा इससे बड़े वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन तो हम सबको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स हैं उनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है, ठीक है, सही। और ये थ्रोम्बोसाइट जो है बेसिकली दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगा कैरियोसाइट्स। किससे बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं, ठीक है। बोन मैरो से रिलीज होते हैं और दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द बेसिकली मेगा कैरियोसाइट्स। तो इनके पास भी न्यूक्लियस वुक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और इनके पास बहुत सारे अपने साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि ये अपना काम करते हैं। तो these are the first step of the hemostasis, ठीक है। they are enucleated, ठीक है। they are the fragments derived from the megakaryocytes। कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 8 से 10 दिन इनकी लाइफ होती है। कैसे एक्टिवेट होते हैं? अब ये फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। जब ये किसी डैमेज एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो ये अपना शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितने छोटे होते हैं, ये अगर खुद ऐसे उसी शेप में चिपकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सो व्हेन दे कम टू द कांटेक्ट विद द डैमेज एंडोथीलियम, ठीक है, तो ये वहां पे स्वेल होना शुरू कर देते हैं और आसपास के दूसरे प्लेट उसको बुला लेते हैं और प्लेटलेट प्लग बन जाता है, ठीक है। प्लग कैसे बनता है अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। कौन कौन सी डिजीजेस रिलेटेड हैं जो प्लग बनने में प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है, वो भी बात करेंगे। प्लेटलेट नहीं होंगे तो मेनली कौन सा कोगुलेशन टेस्ट इफेक्ट होगा उसकी भी हम बात करेंगे, दैट इज द ब्लीडिंग टाइम की। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या होता है? प्लेटलेट्स के अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है। प्लेटलेट के अंदर एडीपी होता है, प्लेटलेट के अंदर सेरोटोनिन होता है, हिस्टामिन होता है। लेकिन प्लेटलेट के अंदर जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो वॉन विलीब्रांड फैक्टर होता है जो इसके अल्फा ग्रैन्यूल सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो भी प्लेटलेट से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैल्शियम, एडीपी, वॉन विलीब्रांड फैक्टर, उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन, इसके अलावा थ्रोम्बोएस्थेनिन होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, ठीक है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 भी होता है। जितने भी प्लेटलेट्स हमारी सर्कुलेशन में होते हैं, यानी जितने सर्कुलेशन में होते हैं, उसका 1/3 जो है हमारा जो पूल होता है वो स्क्रीन के अंदर स्टोर होता है प्लेटलेट का। क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो बात है वो सारी समझने वाली, वो डिटेल्ड है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू इस डिटेल को जानने से पहले हम थोड़ा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम आप लोग को फोकस हो रही है या मैं और इसको आगे करूं? ठीक है मैम। क्लियर है? सबको दिख रही है क्लियरली? यस। अच्छा, अब देखो कैसे प्लग कैसे बनता है। सबसे पहले पहला इंसल्ट क्या है कि इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। इंजरी क्या करती है? वो जो एंडोथेलियल सरफेस होता है जो कि बहुत, ये देखो ये एंडोथेलियम है, ठीक है, ये ऐसे एंडोथेलियम है जैसे कि आप समझ लो कार्पेटेड रोड है जिसके ऊपर अगर प्लेटलेट्स आएगा तो कहीं नहीं चिपकेगा, स्लिप हो जाएगा इसके ऊपर से, ठीक है। अब ये इस जगह पे देखो तो ये डैमेज हो गई है। अब डैमेज हुई, जब ये एंडोथेलियम डैमेज हो गई तो नीचे क्या पड़ा था? कोलेजन। ये कोलेजन एक्सपोज हो गया, दिख रहा है, ये कोलेजन पहाड़ की तरह दिखाया हुआ है, ये एक्सपोज हो गया, ठीक है। अब इस कोलेजन के ऊपर एक्चुअली प्लेटलेट चिपकते हैं। आप कैसे चिपकते हैं वो हम बात करें कि प्लग कैसे बनेगा, ठीक है। पहले तो लोकल फिनोमेना हो गया, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, वो तो एक लोकल मायोजेनिक फिनोमेना, नर्वस रिफ्लेक्स है कि स्मूथ मसल्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साथ में कुछ ऑटोकॉइट्स रिलीज हुए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। अब प्लेटलेट कैसे आके उस पर चिपकेगा? चिपकने के लिए उसको रिसेप्टर चाहिए, चिपकने के लिए उसको बाइंडर भी चाहिए, एग्री? ठीक है, इसके पास अपना रिसेप्टर होगा, वो कहीं जाके बाइंड होगा, किसी जगह से बाइंड होगा तो वो चिपकेगा ना, उसके बगैर तो नहीं चिपक सकेगा ना। कैन द प्लेटलेट स्टिक विदाउट दीज बाइंडर्स, विदाउट दीज रिसेप्टर्स? ठीक नो है, मैम। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अब ये कैस प्लेट, एक ये बड़ा सा एक प्लेटलेट है, ये स्वेल हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंट है, सही।
ये प्लेटलेट कैसे चिपक रहा है, तो यू कैन अप्रिशिएट कि प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर, क्या कहते हैं इनको, GP1b, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर, ठीक है, सही है। ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर एक्चुअली किससे बाइंड हो रहे हैं, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर से, और वॉन विलिब्रैंड फैक्टर जो है एक्चुअली किससे बाइंड हो रहा है, उस डैमेज कोलेजन से। समझ में आई बात। अब कोलेजन के ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं है, बेसिकली कोलेजन किससे बाइंड करता है, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर से, और वॉन विलिब्रैंड फैक्टर एक्चुअली किससे बाइंड करता है, उस प्लेटलेट से जो कि यहाँ से गुजर रहा था और उसको चिल्लाता है हेल्प मी, यहाँ पे डैमेज हुआ है, इसको प्लग को बंद करो, ठीक है। तो बीच में मीडिएटर कौन है, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर, ठीक हो गया। अब वॉन विलिब्रैंड फैक्टर कहाँ से आया, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर प्लेटलेट खुद भी रिलीज करता है, और वॉन विलिब्रैंड फैक्टर कहाँ से आता है, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर जो है वो एंडोथेलियल सेल्स के जब डैमेज होते हैं तो वहां से भी रिलीज होता है, ठीक हो गई, समझ आ गई ये बात। मैम प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल सेल्स दोनों से आ रहा है। दोनों से आ रहा है, तो पहले एंडोथेलियल सेल से आया ना, पहले एंडोथेलियल सेल यहाँ डैमेज हुआ ना, ठीक है, और फिर प्लेटलेट्स ने भी और वॉन विलिब्रैंड फैक्टर रिलीज किया। अब दो बीमारियां यहाँ पर, दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, कि भाई वॉन विलिब्रैंड फैक्टर ही नहीं है, वॉन विलिब्रैंड डेफिशिएंसी है, तो आप बताओ क्या प्लेटलेट चिपकेगा इधर आके, नो मैम। No. तो वॉन विलिब्रैंड डिजीज हो गई। प्लेटलेट नहीं चिपकता तो कौन सा टाइम बढ़ जाता है, ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। चाहे वॉन विलिब्रैंड फैक्टर नहीं है तो क्या इंक्रीज मिलेगा आपको, BT इंक्रीज मिलेगा। अब वॉन विलिब्रैंड डिजीज है, क्या प्लेटलेट काउंट काम मिलेगी, नो मैम। नहीं ठीक है, तो प्लेटलेट्स नॉर्मल ले लेंगे भाई, फिर हम कहेंगे भाई प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है और ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है, अब देखो क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, फिर हम आगे इसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली पॉइंट समझ आ गई, वॉन विलिब्रैंड डिजीज। दूसरा क्या मसला हो सकता है, वॉन विलिब्रैंड ठीक है, वॉन विलिब्रैंड था, आ गया था, दूसरी चिपक गया था, अब ये नहीं है, रिसेप्टर्स का हो सकता है। यस, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर नहीं है, ये 1B किसके, प्लेटलेट्स के। अगर ये रिसेप्टर नहीं है प्लेटलेट के पास तो क्या वो वॉन विलिब्रैंड से चिपकेगा, नहीं। नहीं चिपकेगा। तो अब इसको क्या कहेंगे, बर्नार्ड सोलियर डिजीज। इसमें भी क्या हुआ, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ, इसमें भी प्लेटलेट्स की काउंट नॉर्मल हो सकती है, फंक्शनली दे आर एबनॉर्मल ना, काउंट का तो कोई मसला नहीं है। तो मैम फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वॉन अभी देखो, विलिब्रैंड। अभी होल्ड ऑन करो प्लीज, अभी मैं ओके। डिफरेंशिएशन नहीं करा रही, अभी जस्ट स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग। डिफरेंशिएशन आगे हम करेंगे, जब हम पूरा चीजें पता कर लेंगे तो आप खुद ही डिफरेंशिएट करोगे, मैं नहीं डिफरेंशिएट करूंगी, ठीक है, ओके मैम। क्लियर है, ये समझ आ गई बात। अब वॉन विलिब्रैंड फैक्टर ने एक प्लेटलेट को इधर चिपका दिया, यस, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर्स दे आर ऑन द प्लेटलेट्स, ठीक है, और वॉन विलिब्रैंड फैक्टर मीडिएटर है बीच में, कोलेजन और प्लेटलेट को चिपकाने के लिए बीच में जो ग्लू की जरूरत है, दैट इज द वॉन विलिब्रैंड फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब एक प्लेटलेट तो चिपक गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अभी रॉ में बता रही हूँ, एक से मुराद है कि जो डैमेज थी वहां पे प्लेटलेट। अब प्लेटलेट टू प्लेटलेट आपस में कैसे चिपकेंगे, प्लेटलेट प्लग बनाना है ना, तो प्लेटलेट का प्लेटलेट से चिपकना भी जरूरी है। अब ये प्लेटलेट चिपक गया, ठीक है, अब इस प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट से बाइंड करने के लिए फिर रिसेप्टर चाहिए, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर है, ये प्लेटलेट और ये प्लेटलेट आपस में दोनों जब बाइंड होंगे, बीच का जो मीडिएटर है वो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन बीच में एज अ ग्लो काम करेगा, जैसे यहाँ वॉन विलिब्रैंड फैक्टर ने काम किया था। इस तरफ प्लेटलेट का अपना वही ग्लाइकोप्रोटीन 2b रिसेप्टर है, इस तरफ भी ग्लाइकोप्रोटीन 2b रिसेप्टर है, दोनों ने बाइंड किया, ठीक है, और इस तरह से ये प्लग बनना शुरू हो गया प्लेटलेट का। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, जी। अब अगर ये डेफिशिएंट है, अगर ये डेफिशिएंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोएस्थीनिया, इसको हम क्या कहते हैं,
थ्रोम्बोएस्थीनिया। थ्रोम्बोएस्थीनिया। हमने क्या क्या पढ़ा? वॉन विली ब्रांड डिजीज, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, थ्रोम्बोएस्थीनिया। थ्रोम्बोएस्थीनिया अगेन क्या है? काउंट ठीक है प्लेटलेट्स की, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहे। नंबर दिखाने के लिए पूरे हमने बंदे बुला लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्किलफुल नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रही हो अस्मा? आई डिडंट गेट कि क्या मतलब प्लेटलेट क्या? प्लेटलेट कहाँ है? ये प्लेटलेट है, दिस इज प्लेटलेट, दिस इज प्लेटलेट। ठीक है, क्लियर है? अब हमने 3 डिजीजेस की बात कर ली यहाँ पे। यस, 2B जो है वो थ्रोम्बोएस्थीनिया में प्रॉब्लम है, और 1B जो है वो बर्नार्ड सोनियल। 1B जो है बर्नार्ड सोलियर है। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अभी तक हमें सिर्फ ये समझ में आया कि ब्लीडिंग टाइम यहाँ भी बड़ा होगा, ब्लीडिंग टाइम यहाँ भी बड़ा, जो प्लेटलेट का मसला है ना, जहाँ पे वो ब्लीडिंग टाइम बड़ा हुआ होगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी चीजों के साथ, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है। प्लेटलेट्स हर जगह नॉर्मल है काउंट में। एग्री? यस मैम। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी मेडिसिन भी देख लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन कहाँ काम कर रही होती है। तो एस्प्रिन देते हैं हम, ठीक है। जो है 40 years अबव में, अब तो में हमें शायद में हमें चेंज हो गया प्रोटोकॉल, लेकिन हम देते हैं। ठीक है, क्या करती है? साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है। ठीक है, और वो साइक्लोऑक्सीजनेज बेसिकली क्या कर रहा होता है? एरेक्नोइड एसिड से थ्रोम्बोक्सेन A2 बना रहा होता है। अगेन थ्रोम्बोक्सेन A2 क्या है? कोगुलेशन प्रॉपर्टी, प्रो कोगुलेंट है बेसिकली। कोगुलेशन को, एग्रीगेशन को, कोगुलेशन को एनहांस कर रहा होता है थ्रोम्बोक्सेन A2। कहाँ से निकल रहा है? एज यू कैन सी, कहाँ पड़ा हुआ है? ये सब कुछ प्लेटलेट के अंदर पड़ा हुआ है। देखो, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बोक्सेन A2, ये सब यहाँ पड़ा हुआ है। एस्प्रिन क्या करेगा? साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करेगा, और इसकी जो बाइंडिंग होती है साइक्लोऑक्सीजनेज के साथ, इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। एमसीक्यूज, irreversibly bind with the cyclooxygenase। किसी ने उस दिन पूछा था COX-1 और COX-2 के बारे में। रिमेंबर, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो उसके ऊपर के लेवल पे काम कर रहे हैं, फॉस्फोलाइपेज के लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके नीचे कॉक्स का पाथवे शुरू होता है। मैंने फिर एक पिक्चर भी शेयर की थी। थ्रोम्बोक्सेन A2 को जो है कि इनहिबिट करेंगे। ठीक है, और जो हम ये आजकल जो न्यू ड्रग्स आ गई हैं, क्लोपिडोग्रॉल और ये जो ये वाली फैमिली है, ये कहाँ काम कर रही है? देखो ये क्या करती है। ये बेसिकली रिसेप्टर लेवल पे काम कर रही होती है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये क्लोपिडोग्रॉल किस तरह काम कर रही होती है कि ये असल में ये ऊपर कैसे आया? ये तो अंदर पड़े हुए थे ना। अच्छा, रिमेंबर, ये एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट है। प्लेटलेट अगर किसी डैमेज एंडोथेलियम के कम अक्रॉस नहीं आएगा तो ये रिसेप्टर्स के सरफेस पे नहीं आएंगे। रिमेंबर, ये सारे के सारे इसके साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, दिख रहे हैं? पड़े हुए ना इसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सो बेसिकली क्या करते हैं, जब ये इस तरह से बाइंड होते हैं वॉन विली ब्रांड फैक्टर से, ग्लाइकोप्रोटीन 1B बाइंड होता है। ठीक है, जब ग्लाइकोप्रोटीन 1B बाइंड होता है तो यहाँ पे ADP रिसेप्टर की एक्सप्रेशन होती है, और वो क्या करते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म में 2B रिसेप्टर्स होते हैं इनको सरफेस पे लेके आते हैं। तो जो क्लोपिडेग्रॉल और ये टाइकाग्रेलॉल, ये जो सारी जो ड्रग्स है ना, वो यहाँ पे इस लेवल पे काम करती है, इस एक्सप्रेशन को रोकती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सरफेस पे नहीं आता। सरफेस पे नहीं आएगा तो क्या होगा? प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी। ठीक है, और एस्प्रिन कहाँ काम करती है? साइक्लोऑक्सीजनेज के लेवल पे। ये क्या करेगी? थ्रोम्बोक्सेन A2 नहीं बनाने देगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई सारी? अब तक हमने क्या किया? प्लेटलेट का प्लग बनाया और उसकी डिजीजेस देखी और साथ में ड्रग्स भी देख ली। और भी ड्रग्स, और भी जो है ये ड्रग्स हैं, ये जो है ना, ये इस रिसेप्टर की एक्सप्रेशन को कम करती है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितना आप लोग के पार्ट 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना मैंने ये एमसीक्यूज में ही देखी। एमसीक्यूज में ये बहुत देखा है, एस्प्रिन बहुत देखा है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, थ्रोम्बोएस्थीनिया भी है। मैम रिसेप्टर का थोड़ा सा दोबारा से बता दें कि किस तरह से वो एक्टिवेट होता है।
ओके देखो एक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है, प्लेटलेट्स के पास कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। जब एक प्लेटलेट जो है वो आके सब जो इंजर्ड कोलेजन से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर है ये है ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है। जब ये अटैच होता है तो इसके अंदर जो है जो ये रिसेप्टर्स होते हैं एडीपी रिसेप्टर्स बेसिकली, ठीक है। इनकी एक्सप्रेशन होती है सरफेस ऑफ द प्लेटलेट पे, और ये क्या करते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ही ये प्लेटलेट के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ये इनको सरफेस पे लेके आते हैं। एज यू कैन सी, देखो ये सरफेस पे आते हुए दिखा भी रहे हैं इस पिक्चर में, देखो ये अंदर पड़ा हुआ है, ये देखो ये अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखो सरफेस तक आ गया, दिख रहा है, यहाँ पे आ गया एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। और ये क्या करेंगे, दूसरे प्लेटलेट को चिपकाएंगे अपने साथ। क्लियर? एनी कंफ्यूजन सो फार? नो मैम। अगर फॉर एग्जांपल ये प्लग ने आके यहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया, छोटा सा प्लग था, तो क्या यहाँ कोगुलेशन पाथवे की जरूरत है? नो मैम। नहीं है। अब लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जगह अभी खाली है, प्लेटलेट प्लग ने अभी पूरा जो है ना मतलब जो है फॉर एग्जांपल गैप को फिल नहीं किया, ठीक है। हम अपनी समझने के लिए ऐसे बात करते हैं। तो अब नाउ वी नीड द कोगुलेशन पाथवे। तो अब पहले हम ये पढ़ लें ताकि हम देख लें कि हमारा कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। सबसे पहला काम क्या है, इंजरी होना जरूरी है एंडोथेलियम की, ठीक है। इंजरी होगी और उसके बाद वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, रिफ्लेक्स न्यूरल रिफ्लेक्स है, और वेजो कंस्ट्रिक्टर्स लोकली जो डैमेज सेल से रिलीज होते हैं, जिसमें एक बहुत पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है एंडोथिलिन, ये भी बहुत पोटेंट, ये वेरी पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, याद रखना। और वेजो डायलेटर कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एक्सपोज हुआ, वॉन विलीब्रांड फैक्टर्स कोलेजन से बाइंड हुआ, ठीक है। वॉन विलीब्रांड फैक्टर कहाँ से आया, एंडोथेलियल सेल्स की वेबल प्लेट बॉडी से आया और अल्फा ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट से आया, ठीक है। यहाँ से ये रिलीज हुआ, ये तो याद करने वाली बात है। इस प्लेटलेट ने 1 मिलीब्रांड फैक्टर को बाइंड किया ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। प्लेटलेट में कंफर्मेशनल चेंज हुई, वो मोटे हो गए, वो स्वेल हो गए, ठीक है। उन्होंने एडीपी रिलीज किया, उन्होंने अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज किया, उन्होंने अपने अंदर से थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज किया। इन सब ने क्या किया, इन सब ने हेल्प की कि दूसरे प्लेटलेट्स आके इससे चिपक जाएं, ठीक है। साथ में कोगुलेशन का पाथवे एक्टिवेट हो, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। एडीपी ने क्या किया, जो है ग्लाइकोप्रोटीन 2b रिसेप्टर्स को इंड्यूस किया उसकी एक्सप्रेशन की सरफेस पे, जिससे क्या हुआ, रैपिड इरिवर्सिबल प्लेटलेट एग्रीगेशन बन गई, ठीक है। इस एग्रीगेशन को बनाने में जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया, मींस दे आर द प्रोकोगुलेंट, ठीक है, व्हिच हेल्प्स इन द एग्रीगेशन, उसमें थ्रोम्बोक्सिन A2 which is released by the platelet itself, decrease blood flow, ठीक है, एंड इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। जमा हो गया ना, रोड पे लोग जमा हो गए, अब सबको पता है एक्सीडेंट हुआ है, तो बराबर से जो भी गाड़ी गुजरेगी वो देखती हुई गुजरेगी, उसको करना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो देख तो स्लो, ब्लड फ्लो वहां स्लो हो गया, ठीक है। जो एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स हैं जो ऐसा नहीं होने देते इन अ नॉर्मल हीमोस्टेसिस, जहाँ पे कोई डैमेज नहीं हुआ, जहाँ पे फ्लो इज नॉर्मल, जहाँ रोड नहीं टूटा हुआ, ठीक है, जहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो एंडोथेलियम सेल्स ही प्रोस्टाग्लैंडिन I2 रिलीज करती है, ये एंटी एग्रीगेटिंग फैक्टर है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंटी एग्रीगेटिंग फैक्टर है, ठीक है। ब्लड फ्लो का इंक्रीज होना इज एंटी एग्रीगेटिंग फैक्टर, एंड डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एंटी, यानी अगर बैलेंस इस तरफ होगा तो एग्रीगेशन नहीं होगी, बैलेंस जैसे ही इस तरफ जाएगा तो एग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये प्लग जो बना ये टेम्पररी बना, ब्लड ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत छोटा है तो ये दैट इज इनफ, लेकिन अगर ये अनस्टेबल है और ब्लीडिंग मतलब द स्पॉट इज बिग, तो ये इजीली डिसलॉज हो सकता है, ठीक है। तो फिर वी नीड द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बाय द कोगुलेशन पाथवे। आई होप के दिस इज क्लियर नाउ। यस मैम, क्लियर। अभी फिब्रिन का एक्ट हमने नहीं पढ़ा है, अभी हम फिब्रिन का एक्ट पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं द पाथवेज जो कि
जो कि क्लॉटिंग कराता है। अब प्लेटलेट प्लाग बन गया है, ठीक है, अब हम उससे आगे जा रहे हैं, ठीक है। सो तो फाइनल पाथवे, आप सबने कभी ना कभी अपने हाथ में कोई क्लॉट बना हुआ तोड़ा जरूर होगा। जैसे हमें इंजरी होती है तो हमने उस पे क्लॉट बन जाता है, तो हम उसको, अभी कच्चा होता है तो हम उसको यूं हाथ मार के यहाँ कहीं लग जाता है तो वो हम तोड़ते हैं तो उस ऊज भी करता है वो, ठीक है। टिल दैट एक दिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का स्कैब बन जाता है, और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद, जब कुछ दिनों बाद उसको खुरचते हैं तो नीचे स्किन भी आ गई होती है। वी हैव सीन ऑल दिस, वी हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल, Yes, ma'am. ठीक है। एंड द सेम काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी, लेकिन फर्क क्या होगा, वहां स्किन नहीं आएगी, वहां वो एंडोथेलियम पूरी रिपेयर हो जाएगी ना, अगर अंदर इंजरी हुई है तो वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो फाइनल जो कोगुलेशन का पाथवे होता है, जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को मिला के बनता है, हम पहले फाइनल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक कैसे काम करता है, इंट्रिंसिक कैसे काम करता है, और फिर यहाँ पे हम इन सवालों के जवाब देंगे कि पीटी क्या होता है और एपीटीटी क्या होता है, और कौन सा पाथवे डैमेज होगा तो क्या बढ़ेगा, और फिर हम इस सबको लेके जाएंगे उन इंडिविजुअल डिजीज पे कि उनमें क्या होना चाहिए, ठीक है। सो द कॉमन पाथवे इज कि नहीं दे रहे कि हमारे पास 5 मिनट। तो कॉमन पाथवे इज दैट कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन की जिन को फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करता है, और ये फिब्रिन थ्रेड ये जो है क्रॉस लिंकेजेस बनाते हैं बाय फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और ये एक्चुअली फिब्रिन जो है क्रॉस लिंक से ये फिब्रिन जो है थ्रेड स्टेबलाइज क्लॉट बन जाते हैं। अच्छा, अगेन ये स्टेबलाइज क्लॉट लाइफ लॉन्ग नहीं होते, ठीक है। अब जब यहाँ पे स्किन आ जाएगी, यहाँ पे वेसल रिपेयर हो जाएगी, तो इन क्लॉट को भी तोड़ना है, तो इन क्लॉट की भी फिर कुछ अरसे बाद थ्रोम्बोलिसिस होती है, ठीक है। अदरवाइज तो हमारे वेसल्स अगर हम कभी खोल के देखें तो हर जगह पंचर के अंदर जो है वो प्लग्स बने हुए पड़े हों, अगर वो रिपेयर ना हो तो, ठीक है। ये कॉमन पाथ है, दिस इज कॉल्ड द कॉमन कोगुलेशन पाथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉमन पाथवे एक्टिवेट कैसे हुआ। वी हैव 2 pathways एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 2 pathways कैसे एक्टिवेट होते हैं। मुश्किल नहीं है, आप लोग को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के पढ़ेंगे, आपको अभी याद हो जाएगा ये पाथवे। पहले हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे का क्या मतलब है कि टिश्यू को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे का क्या मतलब है कि टिश्यू को ट्रॉमा हुआ है। टिश्यू को जब ट्रॉमा हुआ तो टिश्यू ने अपने अंदर से एक फैक्टर निकाला जिसको हम कहते हैं टिश्यू फैक्टर, क्योंकि टिश्यू को ट्रॉमा हुआ था, और उसने जो है कहा कि भाई मुझे ट्रॉमा हुआ है तो मेरे आसपास वेसल्स भी डैमेज हो रही हैं, तो मुझे जो है क्लॉटिंग का मैकेनिज्म चाहिए ताकि मैं इस ब्लीडिंग को सील कर सकूं, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो हम बात करेंगे दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये कैसे इनिशिएट होता है, जब टिश्यू को ट्रॉमा होता है। जब टिश्यू को ट्रॉमा होता है तो कौन सा फैक्टर रिलीज होता है, टिश्यू फैक्टर। वैसे पता है टिश्यू को ट्रॉमा होगा तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, ठीक है। ये टिश्यू फैक्टर बेसिकली होता क्या है, फॉस्फोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको छोड़ दो, लेकिन इस फैक्टर का जो नंबर है वो 3 होता है, ठीक है, सही। ये 3 फैक्टर 7 फैक्टर को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन अभी याद नहीं रखो, ये 3 और 7 मिलते हैं, 3 और 7 मिलके कितना बनाते हैं, 3 और 7 कितना होता है, 10. 10. 10, ठीक हो गया। तो 10. ये 10 फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। 10 फैक्टर का आधा कितना होता है, 5. तो 10 जो है वो 5 के साथ मिल के जो है ना, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है, और वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, वो हमने देखा था, फिर फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और फिब्रिन थ्रेड्स बनते हैं। तो बेसिकली क्या है, 3 फैक्टर को 7 फैक्टर मिला, ठीक है, उसने 10 को एक्टिवेट किया, 10 ने अपने आधे से मिलके, ठीक है, क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया, जिसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और थ्रोम्बिन जो है ने क्या किया, वो कॉमन पाथवे पे चला गया, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया, और इस तरह से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर से ये थ्रेड्स स्टेबलाइज हो गए। कितने लोगों को बात समझ में आ गई। हर स्टेप पे कैल्शियम ने उसकी हेल्प की। जी, मुश्किल है, ओके। ये कौन सा पाथवे था,
कौन सा पाथवे था? मैम ये Extrinsic कैल्शियम का यहाँ पे इफेक्ट मतलब अगर एक्सट्रिंसिक बस एक्सट्रिंसिक पाथवे था। याद रखो कि कैल्शियम इज अ कोगुलेंट, इसीलिए हम जब भी ब्लड भी ड्रॉ करते हैं तो पहले हम एंटी कोगुलेंट डालते हैं कि कैल्शियम को अगर हम क्या करते हैं जो है हमेशा जब भी हमें क्लॉटिंग रोकनी होती है ना, तो हम एक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं जो कैल्शियम को बाइंड कर ले। सिट्रेट्स यूज करते हैं ना, ऑक्सलेट सिट्रेट से क्या कर रहे होते हैं, क्यों डालते हैं हम ऑक्सलेट और सिट्रेट जो है ब्लड के अंदर एज अ एंटीकोगुलेंट? क्या कर रहे होते हैं वो? कैल्शियम को बाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम को बाइंड करने में हम कामयाब हो गए तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। दिस इज द रोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ऑन द कोगुलेशन पाथ। कैल्शियम मैम के अगर बगैर कैल्शियम क्लॉटिंग, डेफिशिएंट होगा तो फिर भी कन्वर्जन होगी कि नहीं होगी? कैल्शियम डेफिशिएंट होगा तो कोगुलेशन पाथवे अफेक्टेड होता है, लेकिन एक्चुअली कैल्शियम डेफिशिएंसी के इतने सारे और साइड इफेक्ट्स हैं कि ये जब तक यहाँ तक पहुंचता है उससे पहले बहुत कुछ और हो चुका होता है। गेट द पॉइंट? ओके मैम। ठीक हो क्या? अभी हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम फिर से रिकनेक्ट होंगे। मैं अभी आपको दूसरा लिंक भेजती हूँ। नो, कैल्शियम इज मैम प्रोकोगुलेंट। थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में शरीफ कन्वर्ट जो है ना, कैल्शियम इज प्रोकोगुलेंट। कैल्शियम के बगैर कोगुलेशन नहीं होती। कैल्शियम को रोक दिया, कोगुलेशन खत्म हो गई। सिट्रेट्स डालते हैं हम, ऑक्सलेट डालते हैं कैल्शियम को चिलेट करने के लिए। ठीक हो क्या? और कोई क्वेश्चन है पूछ लो जब तक डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर मैं इंट्रिंसिक पाथवे बता दूं। बेटा आप लोग के पास क्या टाइम होता है मैम मगरिब थ्रोम्बिन का? को प्रोथ्रोम्बिन में वापस कन्वर्ट